Coming to the sixth part of this chapter, now let's study about the cilia and flagella. Cilia सिंगुलर है इसका सीलियम एंड फ्लैजिला सिंगुलर है इसका फ्लैजिलम. ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की. सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो ओर की तरह काम करते हैं. जैसे नाव में ओर लगा होता है ना, नाव को आगे ले जाने के लिए और वो ओर से जो नाव को चलाने वाला होता है वो पीछे की तरफ पुश करता है और बोट कैसे जाती है, आगे की तरफ. तो ये सीलिया भी उसी की तरह काम करते हैं जैसे एक और काम करता है. कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड. तो इसकी वजह से क्या होगा, सीलिया की वजह से या तो सेल का मूवमेंट होगा या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का. फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन स्ट्रक्चरली वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफर होता है, डिफरेंट होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी सीलियम की और फ्लैजिलम की दिखाती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर हुए रहते हैं. कौन, सीलिया एंड फ्लैजिला. और उसकी कोर को कहते हैं एक्सोनीम. सीलिया और फ्लैजिला की कोर को क्या कहते हैं, एक्सोनीम. और इसके जो ये एक्सोनीम है इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो पैरेलल अरेंज हुए रहती है एक दूसरे से, पैरेलल होती है टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ठीक है, लॉन्ग एक्सिस जो एक्सोनीम की एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, उसी एक्सिस के पैरेलल काफ़ी सारे माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, अरेंज हुए रहते हैं. एक्सोनियम के अंदर 9 पेयर होते हैं डबलेट के जो रेडियली अरेंज हुए रहते हैं. पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल. द एक्सोनियम यूजुअली हैज़ 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये कह रहे हैं 9 पेयर होते हैं ऐसे डबलेट के जो पेरिफेरल तो 9 पेयर्स होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो कि डबलेट्स हैं. ठीक है, और एक पेयर होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का, ये भी कैसे होते हैं, पेयर्ड में होती हैं. ठीक, तो यहाँ पर यही लाइन दी है कि एक्सोनियम के अंदर यूजुअली 9 पेयर्स होते हैं डबलेट के, डबलेट्स के किसके, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के. ये कैसी होती है, डबलेट्स में होती है. और एक सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होती है जो पेयर में होती है. सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर टू एज 9+2 एरे. ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल को 9+2 एरे. सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी आपस में ब्रिज से कनेक्ट हुई रहती है और एक सेंट्रल शीट से एनक्लोज हुई रहती है विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल ट्यूब्यूल बाय डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक्स. ये सेंट्रल ट्यूब्यूल्स को कह रहे हैं कि ये भी आपस में दिस वन, ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी आपस में कैसे अटैच हुई रहती है, ये ब्रिज के थ्रू. साथ ही साथ रेडियल स्पोक के थ्रू पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कनेक्ट हुई रहती है. और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो पेयर में प्रेजेंट है, सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो रेड कलर की शीट दिखा रखी है ये सेंट्रल शीट है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कवर्ड किए रहती है. सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी आपस में कनेक्ट हुई रहती है ब्रिज से और एनक्लोज्ड हुई रहती है सेंट्रल शीट से, जो भी विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल, जो कनेक्ट हुई रहती है किससे, पेरिफेरल डबलेट से रेडियल स्पोक के थ्रू. तो इस तरीके से 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं. पेरिफेरल डबलेट्स भी आपस में इंटरकनेक्ट रहती है लिंकर के थ्रू. पेरिफेरल डबलेट्स ये
पेरिफेरल डबलेट्स भी क्या है आपस में, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिखाया है जिसके थ्रू ये पेरिफेरल डबलेट्स आपस में लिंक हुई है, तो ये कह रहे हैं कि ये भी आपस में क्या है, लिंक्ड हुई रहती है लिंकर से। दोनों ही सीलियम और फ्लैजिलम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं जिसको कहते हैं बेसल बॉडीज। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। दोनों ही सीलियम और फ्लैजिलम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं जिसको कहते हैं बेसल बॉडीज। तो हमने बात करी सीलिया की और फ्लैजिला की। सीलिया और फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है जो ओर की तरह काम करते हैं जिसकी वजह से या तो सेल का मूवमेंट होता है, सेल मूव करेगा, या फिर सेल के सराउंडिंग जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो मूव करता है। फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। वो सेम नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, आपस में डिफर करते हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजिला और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजिला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है सीलिया की और फ्लैजिला की, तो उससे पता चलता है कि वो सीलिया और फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हुए रहते हैं और उसके सीलिया और फ्लैजिला की कोर को कहते हैं एक्सोनियम। एक्सोनियम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो पैरेलली अरेंज हुए रहते हैं टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एक्सोनियम। एक्सोनियम के अंदर यूजुअली 9 पेयर्स होते हैं डबलेट्स के जो रेडियली अरेंज्ड हुए रहते हैं रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनियम के अंदर 9 पेयर्स होते हैं डबलेट्स के। किसके डबलेट्स की? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है और वो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और एक सेंट्रल में प्रेजेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कैसी होती है, पेयर में होती है, मतलब एक पेयर प्रेजेंट होता है। इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? 9+2 एरे कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको 9+1 नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, 9+2 कहेंगे। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी आपस में कनेक्ट हुई रहती है ब्रिज से और ये एनक्लोज हुई रहती है सेंट्रल शीथ से। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुई रहती है ब्रिज से और एनक्लोज हुई रहती है सेंट्रल शीथ से, जैसे डायग्राम में रेड कलर से दिखा रखी है सेंट्रल शीथ, ठीक है। तो सेंट्रल शीथ कवर कर रही है किसको? सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल्स को, माइक्रोट्यूब्यूल्स को। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, ओके। And is enclosed central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by radial spoke। अब देखिए आप रेडियल स्पोक जो डबलेट से निकल रहे हैं, ये पेरिफेरल डबलेट से ये रेडियल स्पोक निकल रहे हैं, तो ये कनेक्ट कर रहे हैं किससे? सेंट्रल शीथ से। Central tubules are connected by bridges and is also enclosed by central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। ओके, तो इस तरीके से 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं, ठीक। पेरिफेरल डबलेट्स भी आपस में कनेक्ट हुई रहती है लिंकर से। दोनों सीलिया और फ्लैजिला सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं जिसको बेसल बॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोजोम की और सेंट्रियोल की। सेंट्रोजोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो जिसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेल है, सबसे पहली बात, जिसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रियोल। ये अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंड हुए रहते हैं, ठीक है। जो देखो सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेल हो गया, उसके अंदर प्रेजेंट है आपकी सेंट्रियोल। एक्चुअली सेंट्रियोल क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अब जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज सेंट्रियोल, ये इसके सराउंडिंग प्रेजेंट रहता है एक अमॉर्फस फ्लूइड, ठीक है, जिसको कहते हैं अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल या फिर फ्लूइड। दोनों ही सेंट्रियोल सेंट्रोजोम के अंदर परपेंडिकुलर लाई करती है एक दूसरे के, इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील, जिसमें हर एक सेंट्रियोल का किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब आप डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, किसके स्ट्रक्चर को, सेंट्रियोल को, तो आपको एक कार्ट व्हील का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्ट व्हील की तरह है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूब्यूलिन, ठीक है। वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल थी, यहाँ पे क्या है? ट्यूब्यूलिन है।
दैट मैं किसकी बात कर रही हूँ, सीलिया और फ्लैजिला की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी और यहाँ पर क्या है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, पेरीफेरल फिब्रिल प्रेजेंट होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। पेरीफेरल फिब्रिल प्रेजेंट होते हैं, 9 इवनली स्पेस पेरीफेरल फिब्रिल, और हर एक पेरीफेरल फिब्रिल कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। एडजेसेंट ट्रिपलेट, जैसे वहाँ पर था आपस में जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स थी वो भी आपस में अटैच थी। इसी तरीके से एडजेसेंट ट्रिपलेट्स, यहाँ पर क्या है, ट्रिपलेट्स हैं, वहाँ पे क्या थे, डबलेट्स थे। तो यहाँ पर भी क्या है, एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आपस में लिंक हुई रहती हैं। सेंट्रल पार्ट जो है सेंट्रियोल का वो प्रोटीनेशियस होता है, उसको कहते हैं हब। यहाँ पर हब है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो होता है सेंट्रियोल का उसको कहते हैं जो सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रियोल का वो प्रोटीनेशियस होता है, उसको कहते हैं हब। अब ये जो हब है, जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रियोल का, वो कनेक्ट हुआ रहता है पेरीफेरल ट्रिपलेट से, ठीक है, पेरीफेरल ट्रिपलेट से रेडियल स्पोक के थ्रू। जैसे वहाँ पर था सीलिया और फ्लैजिला में, सेम उसी तरीके से सेंट्रियोल में भी क्या है, रेडियल स्पोक के थ्रू पेरीफेरल ट्रिपलेट से ये अटैच है। कौन, हब। वहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड डबलेट्स, ये सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, और यहाँ पर क्या है, हब है, जो हब है, ठीक है। तो सेंट्रियोल क्या बना रही है, बेसल बॉडी बना रही है सीलिया की और या फिर फ्लैजिला की। सेंट्रियोल क्या बना रही है, क्या फॉर्म कर रही है, बेसल बॉडी सीलिया की और फ्लैजिला की। और स्पिंडल और सेंट्रियोल एक और काम करती है, स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करती है, जिससे स्पिंडल अपरेटस बनता है सेल डिवीज़न के दौरान, और सेल डिवीज़न के दौरान एनिमल सेल के केस में। तो ये हमने पढ़ा सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेल है जिसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो सेंट्रियोल है। अब एक्चुअली वो सेंट्रियोल है जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रियोल सेंट्रोजोम के अंदर परपेंडिकुलरली लाई करती है और सराउंड हुई रहती है एक पेरी सेंट्रियोलर अमॉर्फस फ्लूइड से। दोनों सेंट्रियोल सेंट्रोजोम के अंदर परपेंडिकुलरली होती है एक दूसरे से, और जिसके अंदर सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कार्टविल की तरह होता है, ठीक है। दे आर मेड ऑफ, अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल के ऑर्गेनाइजेशन की। सेंट्रियोल एक्चुअल में कैसा दिखता है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम देखते हैं पेरीफेरल फिब्रिल होते हैं ट्यूब्यूलिन के, जो 9 होते हैं नंबर में, और हर एक पेरीफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट होता है। दैट मीन्स जो पेरीफेरल फिब्रिल है वो 3 नंबर में होगा। एडजेसेंट ट्रिपलेट आपस में लिंक हुए रहते हैं। सेंट्रल पार्ट सेंट्रियोल का प्रोटीनेशियस होता है, उसको कहते हैं हब, जो पेरीफेरल ट्रिपलेट से कनेक्ट हुआ रहता है रेडियल स्पोक के थ्रू। सेंट्रियोल क्या बनाता है, सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, साथ साथ स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से स्पिंडल अपरेटस बनता है सेल डिवीज़न के दौरान एनिमल सेल के केस में। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें तो वो होता है 1831 में। 1831 की ये बात है जब न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इस बात को कहा कि एक न्यूक्लियस भी है जो ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, ठीक है। फिर बाद में न्यूक्लियस के मटेरियल के बारे में बाद में जो न्यूक्लियस को स्टेन किया गया, मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। फिर दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है फ्लेमिंग का। तो इनका क्या काम था, इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि जो मटेरियल न्यूक्लियस का स्टेन हो रहा है बेसिक डाई से। कैसी डाई से, बेसिक डाई से। एक्चुअली न्यूक्लियस एसिडिक होता है नेचर में, चलो वो बात की बात है, अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ, ठीक है, फॉरगेट इट। जो न्यूक्लियस का मटेरियल है उसको बेसिक डाई से स्टेन कर जो वो मटेरियल है एक्चुअली वो क्या है, क्रोमैटिन है। और ये बात किसने बताई थी, फ्लेमिंग ने बताई थी कि जो न्यूक्लियस का मटेरियल है जिसको डाई किया जा रहा है, डाई किया गया और फिर उसका नाम दिया गया क्रोमैटिन। किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। इंटरफेस न्यूक्लियस
इंटरफेस न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जो डिवाइड नहीं कर रहा होता है उस वक्त। उसके अंदर हाईली एक्सटेंडेड और इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है जिसको कहते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलाई। इंटरफेस न्यूक्लियस एक ऐसा इंटरफेस न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है। उसके अंदर हाईली एक्सटेंडेड और इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है। ठीक है, फाइबर्स देखने को मिलता है इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमैटिन, और उनको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं जो फाइबर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है और स्फेरिकल बॉडीज़ प्रेजेंट होती है एक या एक से ज़्यादा, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चलता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो जिसके अंदर 2 पैरेलल मेम्ब्रेन होती है विद अ स्पेस बिटवीन दैम। न्यूक्लियस के जब स्ट्रक्चर देखा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू, तो इसमें देखा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। दिस वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पैरेलल मेम्ब्रेन होती है 2, और इनके बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है और उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, कितना होता है, लगभग 10 to 15 नैनोमीटर का स्पेस होता है जिसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इससे क्या बनता है, बैरियर बनता है, मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और साथ साथ जो साइटोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही है आपकी इधर, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसका बैरियर का फॉर्मेशन कर रही है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट मैट्रिक्स है और जो आउटसाइड प्रेजेंट साइटोप्लाज्म है। ठीक, ये क्या बना रही है, बैरियर का फॉर्मेशन कर रही है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कॉन्टीन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन होती है इससे अटैच हुई रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउटर मेम्ब्रेन तो रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कॉन्टीन्यूस हो गई, उससे अटैच हुई रहती है। और इनर मेम्ब्रेन जो है एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट, और इस पर क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं। At a number of places, the outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it। और इस पर क्या होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। कुछ प्लेसेस पे ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये माइन्यूट पोर से इंटरप्ट हो जाती है। क्यों इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि जो मैंने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो दो पैरेलल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। जहाँ पर ये 2 पैरेलल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं वहाँ पर बनता है पोर बनता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कुछ न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्ट हो जाती है माइन्यूट पोर से जो 2 मेम्ब्रेन के फ्यूज़न से बनता है। ये न्यूक्लियर पोर पैसेज होते हैं, किसके लिए पैसेज का काम करते हैं, आरएनए के मूवमेंट के लिए और प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए, इन बोथ डायरेक्शन। दैट मीन्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस से बाहर जा सकता है, न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकता है। किसका मूवमेंट के लिए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए। न्यूक्लियर पोर क्या है, पैसेज है, रास्ता है, किसके लिए, आरएनए के मूवमेंट के लिए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए, इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, और किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। नॉर्मली बात करें तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। लेकिन जो न्यूक्लियाई का नंबर है ये वेरिएशन देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सेल के अंदर एक ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सेल टू सेल ये सेल के अंदर वेरिएशन देखने को मिल जाता है कि किसी के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3, ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। क्या आप रिकलेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम जिनके अंदर एक सेल के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? तो ये आप ढूंढिए, गूगल करिए, सर्च करिए, ये आपका काम है। कुछ मैच्योर सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे मैमल्स की बात करें, उनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, आरबीसी के अंदर, इरिथ्रोसाइट के अंदर, और सीव ट्यूब सेल वेस्कुलर प्लांट के अंदर। सीव ट्यूब सेल के अंदर भी क्या नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। वुड यू कंसिडर दीज सेल एज लिविंग? ऑब्वियसली लिविंग तो है ही। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है।
न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है। कौन कौन होता, क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म से या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स से, क्योंकि ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है न्यूक्लियोलस का। तो आप देखिए कोई जब बाउंड्री नहीं है न्यूक्लियस की तो अब वो ऑब्वियसली कॉन्टीन्यूस होगा, मतलब आप नहीं बता सकते कि न्यूक्लियोलस कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से ये कॉन्टीन्यूस है, कौन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियोलस कॉन्टीन्यूस है क्योंकि वहाँ पर कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये कैसी किसकी साइट होती है, यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस होता है, राइबोसोमल एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। लार्जर और मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। लार्जर साइज की बात करें और नंबर में बात करें तो मोर। लार्जर और मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई ऐसे सेल में प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा एक्टिवली हो रहा हो वहाँ पे। तो उस केस में जहाँ ऐसे सेल जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत एक्टिवली हो रहा है, उसके केस में न्यूक्लियोलस का साइज और नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप रिकॉल कर सकते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस को जिसके अंदर क्या होता है, लूज और इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन। तो इंटरफेस न्यूक्लियस में ना क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता है। क्रोमोसोम एक्चुअली एक कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमेटिन मटेरियल की। तो क्रोमोसोम तब दिखते हैं जब एक्चुअल में सेल डिवाइड कर रहा हो, तो तब आपको क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप किसी इंटरफेस न्यूक्लियस को देख रहे हैं जब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो आपको क्रोमेटिन एस स्कैटर्ड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का जिसको कहते हैं क्रोमेटिन। लेकिन जैसे जैसे सेल डिवीज़न की आप डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे तो सेल क्या दिखाने लगता है, क्रोमोसोम दिखाने लगता है। उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देखा जाता है सेल डिवीज़न के दौरान, तो सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो आपको क्या दिखेगा, क्या आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है। तो क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है, कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं जैसे हिस्टोन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं और आरएनए प्रेजेंट होता है। एक सिंगल ह्यूमन सेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लंबा 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड होता है डीएनए का, जो 46 या फिर 23 पेयर बोल दीजिए क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्या कहा मैंने, एक सिंगल ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ मैं। सिंगल ह्यूमन सेल है, उसके अंदर आप देखेंगे 2 मीटर लॉन्ग, मतलब काफ़ी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि सेल की डायमेंशन कितनी है। और आप कह रहे हैं कि जो डीएनए है उसका थ्रेड लगभग 2 मीटर लॉन्ग उसके अंदर प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर। सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, ह्यूमन डिप्लॉयड होते हैं तो 46 क्रोमोसोम या फिर 23 डिप्लॉयड, ये कह रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। आप डिटेल्स में पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग के बारे में इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम क्लास 12 के अंदर। हर एक क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है या फिर सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप लाइक ए स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटिकोर आर प्रेजेंट। देखिए हर एक क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, या फिर सेंट्रोमियर होती है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये तो काइनेटोकोर है, लेकिन यहाँ पर जो ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड आपस में ये चारों की चारों आपस में क्या हो रही, एक ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये आपस में फ्यूज़ हो ही रहते, तो जहाँ पर ये फ्यूज़न वाला पॉइंट है इसको कहते हैं हम सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के साइड में प्रेजेंट रहती है कौन, ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर काइनेटोकोर, ठीक है। इस सेंट्रोमियर की पोजीशन पे क्रोमोसोम को क्लासीफाई किया जाता है 4 टाइप में, एक मेटासेंट्रिक, एक सब मेटासेंट्रिक, एक एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होगी, मिडिल में प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की इक्वल आर्म्स बनती है। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सेंट्रोमियर जो होगी थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होगी क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर nearer to one end of the chromosome resulting into one shorter arm and a longer one। तो ये क्या होगी, एंड से कह दीजिए आपकी
थोड़ा सा एंड के बराबरी में होगी, जिसकी वजह से एक शॉर्टर आर्म बनती है और एक लॉन्गर आर्म बनती है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोसोम पास में होती है क्रोमोसोम के एक एंड में, जिसकी वजह से एक शॉर्टर आर्म बनती है और एक लॉन्गर आर्म बनती है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो सेंट्रोमियर बहुत ज़्यादा पास आ जाती है एक एंड के, जिसकी वजह से क्लोज टू इट्स एंड, जो क्रोमोसोम के एंड से उसके पास आ जाती है कौन, सेंट्रोमियर, जिसकी वजह से क्या होगी, बहुत ज़्यादा लंबी लॉन्ग आर्म बनती है और एक शॉर्ट आर्म बनती है। वही बात करें हम टीलोसेंट्रिक की, तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर टर्मिनल पार्ट पर प्रेजेंट होती है, टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होती है, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म। बात करते हैं ओके, कभी कभी क्या होता है कुछ क्रोमोसोम के अंदर कुछ इस क्रोमोसोम के अंदर ही, ठीक है, कभी कभी कुछ क्रोमोसोम के अंदर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है एट कांस्टेंट लोकेशन। इसकी वजह से स्मॉल फ्रेगमेंट की अपीयरेंस दिखाई देती है, जिसको कहते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कुछ ही क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, सारे क्रोमोसोम में देखने को नहीं मिलता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। लेकिन प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन की बात करें तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होगी। ये दिखा रखा आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, और इन ही सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से क्या देखने को मिलता है, स्मॉल फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, जिसको कहते हैं सैटेलाइट। माइक्रोबॉडीज़ की बात करें तो माइक्रोबॉडीज सबसे पहले बात मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और माइन्यूट वेसाइकल्स है, जिनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, जिनके अंदर क्या होता है, तरह तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में मिलती है। तो इस तरीके से सेल चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।